नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग हाई स्कूल के मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं जिसका पार्ट 1 मैं आपको पहले से वीडियो में दे चुका हूं। जिसने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के, मैं आप लोग जाके प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। हम लोगों ने उसमें जो 20 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन दिया था। यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में, अपने सेकंड पार्ट में, जो आपके सेकंड डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को अपना। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो भी आपका सेकंड पार्ट आएगा, आपका पार्ट सेकंड आएगा आपके पेपर का, डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसके क्वेश्चंस को आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा कंप्लीट सोल्व करके। उसमें हमें क्या मिलेगा, देखिए, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें 2 मार्क्स के रहेंगे ईच क्वेश्चंस, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 के 6 करने होंगे आपको। तो ओवरऑल जो भी पहला क्वेश्चंस मिलेगा आपका वो 12 मार्क्स का मिलेगा आपका, जो भी फर्स्ट क्वेश्चंस मिलेगा सेकंड पार्ट में। उसके बाद जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन मिलेगा सेकंड पार्ट में, उसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिलेगा आपको, और उसमें टोटल 6 क्वेश्चन गिवन होंगे आपको। जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, 6 में से आपको 5 करने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन की वहाँ पे आपको छूट मिलेगी, तो वो 20 मार्क्स का हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इनमें 3 में भी 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे 6 मार्क्स के, जिनमें आपको एक करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें आपको एक चॉइस में रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे 6 मार्क्स के, इसमें आपको 1 क्वेश्चन चॉइस में रहेगा। तो ओवरऑल आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 18 मार्क्स के बनेंगे। तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1। तो ओवरऑल ये आपका जो बनेगा ये 50 मार्क्स का बनेगा, और 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए जो कि हम पहले कर चुके हैं, और उसके बाद 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया। तो ओवरऑल आपको 100 में से मार्क्स मिलते हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। ये तो पेपर का डिस्क्रिप्शन था कि पेपर में आपको क्वेश्चंस किस तरीके से मिलेंगे। तो आपको चॉइस जो मिलेगी वो केवल और केवल सेकंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगी, और 3, 4, 5 में से एक में चॉइस मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए, स्कोरिंग भी एक्चुअल में 3, 4, 5 ही है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वहाँ पे। स्कोरिंग तो एक्चुअल में सारे ही हैं आपके। देखिए क्या करा है इसमें, सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि ये एक नंबर दे रखा है इसने, ये एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। आपका दो प्रकार की संख्या आपको मिलेंगी यहाँ पे, एक संख्या मिलेगी भाज्य संख्या और दूसरी संख्या मिलेगी आपको अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि एक ऐसी संख्या जिसके एग्जैक्टली दो ही गुणनखंड या दो ही गुणनखंड यानी कि फैक्टर आपको मिलते हैं यहाँ पे, दो फैक्टर एग्जैक्टली। और वो भी दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे आपको, एक तो वो नंबर, मतलब एक तो 1 होगा फैक्टर उसका, और एक उसके बाद वो इटसेल्फ यानी कि वो नंबर खुद होगा अपना, केवल दो ही फैक्टर्स उसको मिलेंगे, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, ये सब आपकी अभाज्य संख्या हैं। ये या तो एक से कटती हैं या ये अपने आप से ही कटती हैं। ठीक है, अब उसके बाद भाज्य संख्या क्या हो जाएगी कि, तो ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड आपको मिलते हैं, दो से अधिक गुणनखंड आपको मिलेंगे तो वो संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 1 और वो नंबर खुद, उसके अलावा अगर कोई भी एक गुणनखंड आपको मिल जा रहा है तो वो नंबर आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, 2, 3, 5, 7 तो अभाज्य थी, लेकिन अगर मैं 9 को दूं यहाँ पे तो देखिए 9 आपका ये भाज्य संख्या बन जाएगा, क्योंकि 1 और 9 के अलावा ये नंबर 3 से भी कट जाएगा आपका। तो इन दोनों के अलावा इसका एक गुणनखंड 3 भी बन गया है। तो देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो इसलिए ये आपकी भाज्य संख्या होगी। तो अगर किसी भी संख्या को आपको भाज्य प्रूफ करना होता है तो आपको ये दिखाना होता है कि वो गिवन नंबर है वो 1 और उस खुद नंबर के अलावा भी किसी एक नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि कट जा रहा है। तो आपको बेसिकली दिखाना ये है कि इस नंबर का 1 और ये खुद नंबर को छोड़ के इसके अलावा भी कोई एक गुणनखंड आ रहा है, तो आपको गुणनखंड लेके आना है। तो गुणनखंड के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको देखिए ये दे रखा है 3 × 5 × 7 + 7। चलिए ये तो नंबर छोटा ही है, क्योंकि 3, 5, 7 इसको तो आप लोग प्रोडक्ट, इस नंबर को कंप्लीटली प्रोडक्ट करके उसके बाद 7 जोड़ के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होता है, संख्या बड़ी होती, तो आप लोग को कैसे करते, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिन भी नंबर्स का प्रोडक्ट रहता है, गुणनफल रहता है, वो एक ही टर्म्स यानी कि एक ही पद माना जाता है, और पद जो आपके डिवाइड होते हैं वो केवल प्लस और माइनस से अलग अलग पद हम लोग बोलते हैं उनको। तो इन दोनों पदों में आपको 7 कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ जैसे 7 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 3 × 5 बचेगा, और प्लस में 7 बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 5 × 3 = 15 प्लस में 1।
तो बेसिकली ये नंबर आ गया 7 इंटू में 16 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा 7 इंटू 16 है। अब प्रोडक्ट इसका कुछ भी हो, लेकिन ये नंबर देखिए आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर 7 से भी कट जाएगा आपका ये वाला नंबर, क्योंकि 7 से ये कैंसिल आउट हो गया तो 16 आ जाएगा, और ये नंबर 16 से भी कट जाएगा आपका तो वो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके तो बहुत सारे गुणनखंड आपको मिल जाएंगे, यानी कि 7 भी इसका गुणनखंड मिलेगा, 2 भी इसका गुणनखंड मिलेगा, 4 भी इसका गुणनखंड मिलेगा, 8 भी इसका गुणनखंड मिलेगा, 16 भी इसका गुणनखंड मिलेगा, 14 भी इसका गुणनखंड मिलेगा। तो आपको बहुत सारे इसके गुणनखंड मिल जाएंगे, तो आपको तो केवल एक ही गुणनखंड चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो नंबर है आपका 7 से विभाजित हो जाएगा, और जो नंबर 7 से विभाजित हो रहा है मतलब कहने का ये कि 1 और अपने आप के अलावा किसी एक नंबर से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए ये संख्या आपकी भाज्य बन जाएगी। तो इस तरीके का केवल रीजन लिख देना है कि यह नंबर 7 से विभाजित होता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 और अपने अलावा भी अगर कोई एक भी गुणनखंड उसका मिल जा रहा है तो वो संख्या भाज्य बन जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे भी विकल्प में भी हम लोगों ने किया था जिसमें डायरेक्टली टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी। तो इसमें गिवन है आपको कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका देखिए, कोट थीटा की वैल्यू आपके पास है, आपको पता है कोट थीटा जो होता है वो आधार बटे लंब होता है, याद होगा आपको, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं आपको गिवन होती हैं। ठीक है, मान के चलिए इस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा मान लिया, तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड आपका आधार बन जाएगी, ये वाली साइड आपका ये 90 डिग्री माना है लंब बन गई, और ये वाली साइड कर्ण, क्योंकि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो कर्ण बनती है आपका। तो यहाँ पे 3 साइड हैं आपकी, और इन 3 में से एक बार में केवल 2 साइड्स का अनुपात लेने के बाद ही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात बनते हैं, जिसमें पहला बनता है साइन थीटा, दूसरा बनता है कोस थीटा, तीसरा बनता है मेरा टेन थीटा, चौथा बनता है मेरा कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसका बेसिक आइडिया आपको होगा, आपको पता है कि हम लोग मेनली एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, इसके थ्रू जज कर लेते हैं कि कौन सा हमारा किस किस का अनुपात रहेगा। ठीक है, साइन जैसे लंबा टिकण रहेगा, इसी प्रकार कोट है आपका, जब आप कोट देखेंगे तो कोट रहेगा आपका ये वाला आधार बटे लंब रहेगा आपका। तो यहाँ से आधार जो बनेगा, यहाँ से आधार बनेगा 7 का कोई एक फिक्स मल्टीपल, और जो लंब बनेगा वो 8 का मल्टीपल बनेगा। यहीं से पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लगा के आप लोग यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कर्ण आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको इसी की मदद से जो भी बाकी पांचों निकालने हैं वो सब निकल जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, एक तरीका तो वो जनरल तरीका है आपका, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा अलग से भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, आइडेंटिटी लगा के, इनकी ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला ऊपर बन रहा है। तो जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है आपका ए स्क्वेयर डिफरेंस का, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि 1 का वर्ग स्क्वेयर 1 ही हो जाएगा, और सिमिलरली नीचे बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जो भी आप इन जनरल फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं आप लोग सर्व समीकरण साइन में और कोस में, आपने ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है 1, आपने ये पढ़ा होगा। यानी कि अगर आप साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर लेंगे किसी एक फिक्स एंगल के लिए तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर आप किसी एक का मान निकालेंगे दूसरे के रूप में, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहीं से कोस स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब कोस थीटा बटे साइन थीटा आपको पता है कोट होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा बन गया। अब कोट थीटा का मान डायरेक्टली आपको 7/8 दे रखा है, तो यहाँ पे इस 7/8 और इसका क्या है यहाँ पे ये स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज़्यादा टिपिकल करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमसे बोल रहा है ये कि, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, ये तो क्लियरली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। जब आप लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे उसी में है ये आपका ये फॉर्मूला आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि दो घन दे रखे हैं आपको, दोनों का आयतन दे रखा है। आई होप कि आपको घन का आयतन पता है। उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस आयतन बनाया गया है। यानी कि देखिए दोनों घन एक जैसे दे रखे हैं, यानी कि दोनों का आयतन समान है। और तो जब आयतन समान है तो आप लोग घन की भुजा मान लेंगे, घन की भुजा मान लेंगे हम लोग x सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का जो आयतन है, सूत्र होता है घन के आयतन का, सूत्र होता है भुजा की घात 3 यानी कि x की घात 3। और क्वेश्चन में वो 64 दे रखा है। अब 64 को मैं 4 की क्यूब लिख सकता हूँ, तो जैसे कंपैरिजन करेंगे तो x बराबर डायरेक्टली कितना आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको घन की भुजा मिल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, यानी कि दो घन लिए और उनको आपस में ज्वाइंट कर दिया। यानी कि इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया आपको। मान लीजिए ये घन का एक फलक हो गया आपका, इस तरीके से कोई अगर आपका कोई घन बन रहा है आपका, इस तरीके से अगर कोई घन बन रहा है आपका, ये पहला घन हो गया आपका। इसी प्रकार दूसरा घन यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा आपका दूसरा घन। इनके संलग्न फलक मिला दिया आपको यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए दो जैसे घन आपको मिला दिया यहाँ पे, तो इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जब आप दो घनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे किसी एक फलक को मिला के, तो उसकी लंबाई तो बदल जाएगी आपकी। जो भी ठोस बनेगा, अब आपका जो भी ठोस निर्मित हुआ है आपका, जब दो घनों को आपस में मिला देंगे तो उसकी लंबाई में, जो एक अकेले की 4 थी, दो को मिला के 4 + 4 8 हो जाएगी आपकी। तो निर्मित ठोस जो बनेगा वो बनेगा निर्मित ठोस आपका, घन नहीं बनेगा, वो घनाभ बनेगा। ठीक है, जिसकी उस घनाभ की जो लंबाई है वो हो जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चौड़ाई वही रहने वाली है, उसको हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई रहने वाली है 4 सेंटीमीटर। और ना ही हमने कोई हाइट में चेंज किया है उसकी यानी कि ऊंचाई भी वही रहने वाली है 4 सेंटीमीटर, केवल उसकी लंबाई में बदलाव होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे अब। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हम लोग निकालेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको आईडी पता होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है उसका 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और आपके पास तीनों चीज़ हैं, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। लंबाई की वैल्यू 8 इंटू चौड़ाई की वैल्यू 4 प्लस चौड़ाई की वैल्यू 4 ऊंचाई हाइट की वैल्यू 4 प्लस 4 और इंटू में 8 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 इंटू 32 हो गया, ये भी 32 हो गया, 64 और ये 16 हो गया। तो ओवरऑल 80 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ध्यान रखना, जब दो घन को आपस में फलक से मिलाया जाता है उनको, तो एक हमेशा घनाभ निर्मित होता है, उसकी लंबाई में केवल चेंजिंग हो जाती है आपकी। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिपेंड है, सांख्यिकी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें आपसे माध्य पूछा है, आंकड़े दे रखे हैं और आपको दिख रहा होगा कि आंकड़े आपको वर्गीकृत रूप में दे रखे हैं, वर्ग अंतराल के रूप में दे रखे हैं आंकड़े आपको। तो इस केस में जब आपको आंकड़े गिवन है तो आप हमेशा टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल आएगा पहले वाले में, ठीक। उसके बाद यहाँ ऐसे बना दे रहा हूँ मैं टेबल में। वर्ग अंतराल के बाद देखिए, क्योंकि आपको जब माध्य निकालना होता है तो वर्ग अंतराल उसमें डायरेक्ट आपको एक्सआई गिवन नहीं होते। तो एक्सआई जो बनते हैं इस वर्ग अंतराल के, मध्यमान बनते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लेना। मध्यमान बनते हैं जिनको हम लोग एक्सआई बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो गिवन है बारंबारता गिवन है आपको, ये बारंबारता को हम लोग एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल है आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, माध्य निकालने का सूत्र आपको पता होगा। उसके बाद मध्यमान देखिए 10 से 20 है आपका, तो 10 से 20 का मध्यमान के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 10 + 20/2, तो आपको दिख रहा होगा 15 आ गया। उसके बाद 10 10 का डिफरेंस चल रहा है सभी में, तो 10 ऐड करते जाइए,
आपको मध्यमान मिलता चला जाएगा। 25, 35, उसके बाद फिर 45, उसके बाद फिर 55 और उसके बाद यहाँ पे 65। बारंबारता में यहाँ पे 2, 7, 12, 15, 8 एंड 6। ठीक है, ये है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप दो तरीके से कर, या तो आप इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कल्पित माध्य विधि से कर दीजिए, और नहीं तो फिर आपके जो लास्ट में बची है लघु विधि यानी कि पग विचलन विधि जो बची है, आप इसको पग विचलन विधि से कर सकते हैं। देख लीजिए कैलकुलेशन अगर ज़्यादा बड़ी हो, वैसे मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन इतनी बड़ी है, जब कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होती तो हम लोग मोस्टली ध्यान रखना आप प्रत्यक्ष विधि ही यूज़ करते ना, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं। जब कैलकुलेशन थोड़ी कम हो, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है आपकी तब आप प्रत्यक्ष विधि यूज़ मत करना, तब आप डायरेक्टली पग विचलन विधि यूज़ कर देना। ठीक है, वर्ग अंतराल वाले केस में। तो उसके बाद f इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो ये 30 हो गया। 25 की 7 में करेंगे तो 175 हो गया आपका। 12 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 420 हो गया आपका ये। ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो ये 675 हो गया। उसके बाद 55 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे हम लोग तो ये आपका 440 हो गया, और 65 की मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे हम लोग तो ये आपका 390 हो गया। ठीक है, सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, आपको पता होगा। माध्य जो x बार होता है वो होता है सिग्मा प्रत्यक्ष विधि में FI XI बटे में सिग्मा ऑफ FI, यानी कि आपको पहले बारंबारता भी जोड़नी है। तो जैसे ही आप लोग ये बारंबारता जोड़ेंगे तो इनका सम आ जाएगा आपका 50 आगे सम इसका, बारंबारताओं का सम, और हमने फिर FI XI को सबको जोड़ लिया है, इन सबको भी जोड़ लिया है, तो इनका सम आ गया 2130। तो सूत्र बनेगा ये आपका, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2130 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है। जैसे डिवाइड करेंगे तो 50 ये कैंसिल आउट, उसके बाद कंप्लीटली डिवाइड कर दीजिए। 5 4 जा 20, ओके, और 5 2 जा 10 और 5 6 जा, तो 42.6 आपको इसका माध्य मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष विधि ही लगा दी मैंने, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी इसलिए मैंने प्रत्यक्ष विधि इसमें लगाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपको बिंदु -4,6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए आपसे यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, यानी कि ये वाला जो बिंदु दे रखा है आपको, ये दे रखा है विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु जो कि A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब आपसे अनुपात पूछा है, तो देखिए अनुपात विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको पता होंगे अंत विभाजन के, नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए अंत विभाजन क्या होता है कि आपको मान के चलिए ये पहला पॉइंट है, इसको ज्वाइन, और ये दूसरा पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है आपकी ये है। पहले बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1, y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक गिवन है x2, y2। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप इनके बीच में, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस पर कोई एक बिंदु P मिलेगा आपको x, y, जो कि इनके बीच की जो दूरी है आपकी A से B की दूरी, यानी कि AB को किसी एक दिए गए अनुपात, मान लो इस वाली साइड m1 है, ये वाली साइड m2 है, मतलब कहने का ये है A से P की दूरी बटे P से B की दूरी का जो अनुपात रहेगा वो m1 बटे m2 रहेगा। तो इस P को बोलते हैं हम लोग विभाजन बिंदु। ठीक है, और ये ध्यान रखना क्योंकि ये विभाजन बिंदु अंदर की तरफ स्थित है तो इसलिए इसको बोला जाता है एक्चुअल में अंतः विभाजन, यानी कि जब विभाजित करने वाला बिंदु आपका लाइन के बीच में रहता है दोनों पॉइंट्स के, तो वो अंतः विभाजन माना जाता है, और आपके सिलेबस में अंतः विभाजन ही है। तो वहाँ से फिर सूत्र बनता है अंतः विभाजन के निर्देशांक, x जो आएगा अंतः विभाजन का उसमें केवल x1 और x2 यूज होंगे A और B के, और m1 m2, यानी कि सूत्र बनेगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब केवल x1 x2 यूज होंगे आपके x कोऑर्डिनेट में, और y कोऑर्डिनेट निकालने का सूत्र है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि इसमें केवल y कोऑर्डिनेट यूज होंगे आपके। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका अंतः विभाजन का। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको विभाजन बिंदु दे रखे हैं, यानी कि x और y का मान दे रखा है, और x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं। आपसे इस m1 बटे m2 का मान पूछ रहा है कि किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो मान के चलिए कि ये आपका A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है। A बिंदु के निर्देशांक है -6, 10, और B बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3, -8। तो ये वाला बन गया x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2,
और इन पर कोई बिंदु P दे रखा है इनके बीच में, जिसकी निर्देशांक -4,6 दे रखे, यानी कि ये x विभाजन बिंदु है, ये y। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को m1 मान लूँगा और इस वाले को m2 मान लूँगा। ठीक है, तो माना कि जो आपका अनुपात है वो मान लिया m1 अनुपात m2 मान लिया। ठीक है, तो देखिए अच्छी बात ये है कि विभाजन, ये अनुपात याद करने के लिए आप चाहे x का यूज़ करिए चाहे y का यूज़ करिए, अगर दोनों में से जिसकी भी वैल्यू गिवन है आपको, आप उसी का किसी एक का यूज़ करके ही अनुपात निकाल सकते हैं आराम से, दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है विभाजन बिंदु का, उसी की मदद लेनी है। जैसे यहाँ पे केवल मैं x की मदद ले रहा हूँ, तो x की वैल्यू -4 गिवन है यहाँ पे, सूत्र लगाइए ये वाला m1 x2, तो m1 x2 का मान कितना है यहाँ पे आपको 3 प्लस m2 x1 की वैल्यू है -6 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, ये लग गया हमारा। ठीक है, चलिए तो ये ऊपर अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ के साथ ही, तो ये आपका मिलेगा 3m1 माइनस का 6m2 बराबर माइनस का 4m1 माइनस का 4m2। तो अब m1 की टर्म्स एक तरफ लीजिए और m2 की तरफ दूसरी तरफ लीजिए, तो -4 तो इधर आके प्लस का बन जाएगा और ये -6 उधर जाके ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 3m1 प्लस का 4m1 बराबर, ये -6 का उधर जाके 6m2 और माइनस का 4m2 पहले से ही चल रहा है, तो m1 3m1 प्लस 4m1 बन गया 7m1, 6m2 माइनस 4m2 बन गया 2m2। तो आपको तो m1 बटे m2 चाहिए, तो m1 बटे m2 इधर आ जाएगा और साथ इसके बटे में चला जाएगा, तो ये आ गया m1 बटे m2। अगर अनुपात निकालना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे मैंने x कोऑर्डिनेट का यूज़ किया है यहाँ पे, आप लोग y कोऑर्डिनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी सेम ही आएगा आपका। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मान के चलो कि ये विभाजन बिंदु ना दिया आपको कह दिया कि ये x अक्ष को काट रहा है, ये तो x अक्ष को अगर काट रहा है तो x अक्ष पे अगर कोई बिंदु रहता है तो उसके निर्देशांक हमेशा x, 0 टाइप के रहते हैं। तो आपको इन विभाजन बिंदु में कौन सा लेना है, आपको केवल वही लेना है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। जैसे यहाँ पे इसकी y की वैल्यू गिवन है आपको कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि x तो अननोन है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है आपका। इसमें आपको मोस्टली अनुपात ही पूछा जाता है, डायरेक्टली विभाजन बिंदु तो बहुत कम पूछे जाते हैं। विभाजन बिंदु देने के बाद आपसे मोस्टली अनुपात ही पूछता है, तो अनुपात में आपको केवल वो कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू आपको गिवन है पहले से ही विभाजन बिंदु में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। चलिए इसका 6 पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट देखिए। इसका लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें अब आपको x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात करना है। जब ये वाला बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु यानी कि दो दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी रखना, समदूरस्थ का मतलब, तो आपको एक बिंदु दे रखा है यहाँ पे x, y। ठीक है, ये पॉइंट है आपको x, y, मान लीजिए P पॉइंट है आपको, ये इसकी दो दिए गए बिंदुओं से दूरी समान है, मतलब जितनी दूरी ये है वही उतनी दूरी ये है। तो ए बिंदु ये दे रखा है आपको 3,4, ये मान लिया बी बिंदु दे रखा है आपको, कितना दे रखा है यहाँ पे -3,4 ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y के बीच में संबंध बताना है जब इनके बीच की दूरी ये समदूरस्थ है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी समान है। तो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। क्योंकि समदूरस्थ दे रखे हैं तो P से A की दूरी बराबर P से B की दूरी। अब सूत्र क्या लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे सिंपल। इसमें फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने पीछे भी बताया था पार्ट 1 में भी, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 के वर्ग का अंडर रूट। तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, चाहे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो, मर्जी आपकी है। तो इसको x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर pb की वैल्यू जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x -3 का वर्ग, ध्यान रखना क्योंकि x की वैल्यू -3 है, प्लस में y -4 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, ये 3,4 ही है ना, एक बार मैं वेरीफाई कर ले रहा हूँ, तो सॉरी 3,6 है। ठीक है, मुझे लग रहा था कि सेम हाइट पे नहीं है ये सॉरी 3,6 पॉइंट है आपका, मैं इसको थोड़ा करेक्शन कर दे रहा हूँ, 3,6 है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका y वाला 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर होगा। चलिए अब अंडर रूट है दोनों तरफ, तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ को पहले क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने के बाद आप लोग a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए।
तो जैसे आप लोग करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस का 6x हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 12x, सॉरी 12y, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x एंड प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16 एंड माइनस का 8y। अब आप एक काम करिए, देखिए ये आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का, तो एक तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी कि अपोजिट चिन्ह के हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का, क्योंकि इक्वलिटी में लेफ्ट और राइट साइड में अगर सेम चिन्ह की टर्म्स होती है वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि अगर किसी एक को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो उसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, जो कि फिर भी माइनस यानी कैंसिल आउट ही होना है उनका। अब एक काम करिए, देखिए ये माइनस का 6x है, एक्स वाले टर्म्स एक साथ करिए, वाई वाले टर्म्स एक साथ करिए पहले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6x को लेफ्ट में लेके आऊँगा इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा आके, और माइनस का 6x पहले से ही है तो ये ओवरऑल माइनस के 12x हो जाएंगे। अब माइनस का 8y को जब लेफ्ट में लेके आऊँगा तो ये प्लस का 8y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 12y पहले से ही है तो माइनस का 4y बचेगा आपका। अब रही बात इसकी, देखिएगा प्लस का 9 से प्लस का 9 भी कट जाएगा आपका, प्लस का 16 को जब लेफ्ट में लेके आऊँगा मैं तो ये माइनस का हो जाएगा, जो कि प्लस का 36 है पहले से, तो यानी कि प्लस का 20 बचेगा, और बराबर में क्या बचेगा आपका 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करिएगा, सारे समीकरण में 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये माइनस का 3x माइनस का y, और ये प्लस का बचेगा आपका 5 और बराबर में 0। सारे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस चिन्ह से दोनों तरफ, तो ये 3x प्लस वाई और ये बराबर में क्या आ जाएगा 5। ये ही आ गया x और y के बीच में संबंध। इस तरीके से करेंगे। समदूरस्थ वाले केस में हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे, तो ये समदूरस्थ वाला केस इसमें हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से देखिए कोई 5 करने पड़ेंगे आपको। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ओवरऑल जो आपका बनेगा ये 20 मार्क्स का बनेगा आपका, ठीक है। और 20 मार्क्स बहुत अहमियत भूमिका रखते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है, ये इसके शून्यक पूछ रहा है। देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है, पहले तो बहुपद में और समीकरण में अंतर समझिए। एक है द्विघात बहुपद और एक है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद होता है इस तरीके का, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर यहीं पे द्विघात समीकरण की बात करें तो उस केस में पी एक्स का जो मान है वो 0 हो जाता है, यानी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये बनेगा द्विघात समीकरण। ध्यान रखना, समीकरण का मतलब है दोनों साइड होंगे इसमें, और बहुपद का मतलब है कि एक लेफ्ट साइड में केवल सिंबल होगा, राइट साइड में ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। एक्सप्रेशन दोनों के सेम है, लेकिन इक्वलिटी में समीकरण में आपको दोनों साइड मिलेंगी, ठीक है। राइट साइड में 0 मिलेगा और आपका द्विघात बहुपद में केवल एक ही साइड मिलेगी। अब रही बात शून्यक की, शून्यक का मतलब क्या होता है, बहुपद के लिए वे पॉइंट जिसपे आपका बहुपद का मान 0 हो जाए उसको उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है, ठीक है। वो चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात हो, मतलब x का वो मान जिसपे पूरा के पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है आपका, तो वो शून्यक कहलाता है उसके लिए। और वही काम अगर द्विघात समीकरण दे रखी है तो जो शून्यक की बात है वही शून्यक आपका यहाँ पे मूल बन जाता है, आपका रूट बन जाता है आपका द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो अगर आप इसको शून्य ज्ञात करने तो आप इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए कि आपको इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि 6x स्क्वेयर माइनस का 3 एंड माइनस का 7x, ये अगर आपका द्विघात ये बहुपद है तो अच्छा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, 6x स्क्वेयर माइनस का 7x और माइनस का 3। आपको द्विघात समीकरण सोल्व करने का तरीका पता होगा, गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा। मतलब क्या करते हैं उस फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वेयर के गुणांक में, तो 3 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ओवरऑल आपका 18 आ जाएगा। इसके 18 के दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको अगर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो घटाने के बाद ये वाला टर्म्स आनी चाहिए, और अगर प्लस का चिन्ह हो तो जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो 18 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आएगा। आपको शायद दिख रहा होगा कि 9 और 2 आ जाएंगे आपके। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वेयर माइनस, इसको लिख दूंगा मैं माइनस का 9x, और ये कितना बचेगा प्लस का 2x और माइनस का 3। इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग उसको कर सकते हैं। इसके बाद फैक्टराइजेशन करिए, इसका कॉमन लीजिए,
पहले दो में आपका 3x कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो जब 3x कॉमन लेंगे तो अंदर 2x माइनस का 3 बचेगा, और इनमें प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस का 3 ही आ जाएगा। अब 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 3x प्लस में 1। तो ये तो इसके गुणनखंड आ गए भाई द्विघात बहुपद के। तो शून्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यक के लिए 0 होना चाहिए, ये शून्यक के लिए हमेशा px आपका 0 होना चाहिए। तो px का मान आपका क्या है यहाँ पे, दो गुणनखंड जिनमें पहला गुणनखंड है 2x माइनस 3 और दूसरा गुणनखंड है 3x प्लस 1 बराबर में क्या है 0। तो पहले जब इसको 0 के बराबर लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2 दिख रहा होगा आपको, और जब 3x प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से x बराबर -1/3। तो ये आपके दोनों शून्यक मिल गए, 3/2 और -1/3। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको इनके गुणांक शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। देखिए संबंध जो होता है आपका किसी भी द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूँ मैं, उनके शून्यक में और उनके गुणांकों में एक संबंध होता है आपका। जैसे द्विघात समीकरण में गुणांकों में और उनके मूल्स में यानी कि रूट्स में संबंध रहता है। तो रिलेशन ये है, देखिए किसी भी द्विघात बहुपद के लिए अगर पी एक्स इजिकल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस सी दे रखा है और इसके जो शून्यक हैं आपके वो अल्फा व बीटा दे रखे हैं, तो उसमें दो रिलेशन बनते हैं। पहला रिलेशन ये रहता है इन दोनों का योगफल, यानी कि मूलों का योगफल जो रहता है उसका सूत्र रहता है माइनस का b बटे ए, यानी कि माइनस ऑफ x का गुणांक जो भी x है और बटे में आपका x स्क्वेयर का गुणांक। ये तो मूलों का योगफल रहता है यानी कि शून्यकों का योगफल, और एक रहता है इनका गुणनफल अल्फा बीटा, वो बराबर रहता है c बटे ए के, यानी कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है। अब जैसे ही ये समीकरण आपको दे रखी है, समीकरण है यहाँ पे आपको जो गिवन थी, समीकरण 6x² माइनस का 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 दे रखी है ये। ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम लोग इसकी तुलना करेंगे, इसको मान लीजिए px ही मान लिया मैंने, इससे तुलना करेंगे अगर हम इसकी, तो देखिए यहाँ पे a बराबर तो 6 आएगा, b बराबर माइनस का 7 आएगा और c बराबर माइनस का 3 आएगा। और जो मेरे अभी मैंने शून्यक निकाले हैं अल्फा मान लिया मैंने 3/2 और बीटा मान लिया मैंने -1/3। ठीक है। तो आप लोग इनका सम निकालिए, यानी कि मुझे ये दोनों समीकरण संतुष्ट करके दिखानी है। तो इन दोनों का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए पहले। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो ये है 3/2 और माइनस का है 1/3। एलसीएम लीजिए 6 आ गया, 2 3 जा तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2 1 जा 2, तो कितना आ गया आपका ये 7/6 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से उसके बाद 7/6 है तो वो माइनस b बटे ए के बराबर होना चाहिए, तो अब आप वैल्यू निकालिए माइनस का b बटे ए। तो माइनस b का मान कितना है आपको देख लीजिए यहाँ पे, -7 है ना पहले से ही, तो -7 बटे ए की वैल्यू 6 है आपकी, तो ये भी कितना आ गया देखिए 7/6 आ गया ना दोनों बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का b बटे ए के बराबर आ गया। इसी प्रकार दूसरा संबंध लेना है, दूसरा संबंध है आपका मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू आपकी माइनस का 1/3, तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2 अल्फा बीटा का मान, जबकि बराबर किसके होना चाहिए ये c बटे ए के बराबर होना चाहिए। तो अब आप ए बी सी की मदद से c बटे ए का मान निकाल लो। c का मान आपके पास -3 है और a की वैल्यू आपके पास 6 है आपकी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दिख रहा होगा आपको कितना आ रहा है -1/2, इसी के बराबर आ रहा है ना। तो यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर c बटे ए के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर -b बटे, जो कि ये है आपका रिलेशन, यानी कि ये आपका सत्यापन हो गया। यहाँ पे इस तरीके से सत्यापन करेंगे हम, देख कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब ये पहले शून्यक निकाले, उसके बाद फिर हमने इन दोनों रिलेशंस को, रिलेशन एक्चुअल में ये होता है, याद रखिएगा इसको, कभी कोई पूछा जा सकता है ये, उसके बाद हमने इसको फिर सत्यापन कर दिया है। ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अगर 4 मार्क्स चाहिए आपको तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, देखो 4 मार्क्स फ्री में नहीं मिलेंगे आपको, इतना तो काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसको मैं प्रॉपरली करा दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपका। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं मान ली मैंने, चलिए पहली मान ली x, दूसरी मान ली y, इनके स्क्वायर का वर्गों का अंतर 180 दे रखा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि उन दोनों के बीच में संबंध भी दे दिया है आपका। तो आपको दोनों संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इसको करने से पहले छोटी और बड़ी दो प्रकार की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है ये। तो पहले मैं दो संख्याएं मानूंगा, उन संख्याओं में से किसी एक को x और y मान ली, चलिए मैंने किसी एक को, क्योंकि जब दो संख्याएं हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई सी ना एक छोटी और एक बड़ी तो जरूर होगी उनमें, दो संख्याओं में। तो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। चाहे आप x को बड़ी मान लो और y को छोटी मान लो, चाहे y को छोटी मान लो और x को बड़ी मान लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया है, कौन सा पार्ट है ये आपका, सेकंड पार्ट है, यानी कि ख पार्ट है आपका, ख पार्ट है। मान लिया मैंने, माना संख्याएं, पहली संख्या मान ली x व दूसरी संख्या मान ली y हैं, और ये मान लिया कि जो x का मान है ना वो y से बड़ा है, ये मान लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि छोटी बड़ी की जरूरत पड़ रही है। तो पहली कंडीशंस क्या दे रखी है आपको, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि दोनों के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है, दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे। अब चूंकि x बड़ा है तो x का वर्ग बड़ा होगा और y का वर्ग छोटा होगा, बराबर 180 दे रखा है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखिए क्या दे रखा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या मैंने y मानी है यहाँ पे। तो सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि जब छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, बड़ी संख्या x है हमारी। तो दूसरी कंडीशन आपको ये दे रखी है। अब इन दोनों की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखिए ऊपर ये द्विघात समीकरण है आपकी, मतलब द्विघात है x और y में, लेकिन ये सिंगल घात है, तो आपको इन दोनों की मदद से सोल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली वाई स्क्वायर का मान यहाँ पे 8x दे रखा है, तो क्यों ना इस वाई स्क्वायर की जगह मैं इस 8x को प्रतिस्थापित कर दूं। तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि आपके बिना लीनियर के भी एप्लीकेबल हो जाती है आपकी। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है, तो इसकी जगह 8x लिख दे रहा हूँ, और बराबर में 180 है तो उसको लेफ्ट में लेके आ जाऊँगा, 180 माइनस 180 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा ये x में द्विघात समीकरण नहीं बन गया आपकी है, ठीक है। अब करने का तरीका वही, पहले गुणनखंड विधि देख लीजिए, अगर गुणनखंड अवेलेबल हैं इसके तो ठीक है, गुणनखंड कर दीजिए। अब कुल मिला के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 180 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 आएगा, दिख रहा होगा आपको, 18 और 10 आ जाएंगे आपके। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 18 माइनस का 10 आ गया, इंटू में x माइनस 180 इजिकल्स टू 0। तो ये आपका बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस माइनस प्लस का 10x हो गया, माइनस का 180 इजिकल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया इसमें, इट विल बी x माइनस 18, और इसमें प्लस का 10 कॉमन आ गया, एंड x माइनस 180 में से 10 बाहर आ गया तो 18 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो x माइनस 18 आ गया एंड x प्लस 10 आ गया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो x के मान आएंगे, x बराबर यहाँ से तो 18 आ गया और यहाँ से x बराबर माइनस 10 आएगा। अब देखिए कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल रहेगी इसमें, x की वैल्यू जब माइनस 10 डालेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिएगा माइनस 10, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8 इंटू 10 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 80। अब ये y का वर्ग है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग माइनस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x का मान यहाँ पे माइनस 10 के बराबर नहीं होगा। तो x का मान किसके बराबर आ गया यहाँ पे, 18 के बराबर। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख दो y का मान निकालने के लिए, क्योंकि आपको y का मान भी चाहिए। तो वाई स्क्वायर बराबर ये आएगा 8 इंटू एक्स की जगह आपका 18 आ जाएगा, तो 18 की जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो y बराबर कितना आ गया आपका, प्लस माइनस 12 आ गया, और x बराबर कितना आ गया आपका 18। ये दो वैल्यूज आ गई निकल के आपकी संख्याएं, यानी कि अब संख्याएं या तो x बराबर 18 और y बराबर माइनस 12 हो सकती हैं, या फिर x बराबर 18 और y बराबर प्लस का 12। ये दो पेयर आपको मिल गई हैं संख्याओं के, ठीक है, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, दोनों इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, प्रतिस्थापन करके हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि किसी भी वृत्त के सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्शरेखाएं खींचनी है और वो एक दूसरे के समांतर दिखानी है। देखिएगा इसको, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। यानी कि एक वृत्त दे रखा है,
उसके व्यास के दोनों सिरों पे आपका ये थर्ड पार्ट है, तो एक वृत्त बनाइए और उसके दोनों सिरों पे उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, चलिए मैं एक वृत्त बना दे रहा हूँ आपका। यहाँ पे ये मान लिया वृत्त हो गया ये, ठीक है, ओके ठीक है, वृत्त बन गया मेरा यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया, मान लो ये इसका व्यास हो गया, ठीक है। अब ये दो सिरे बन गए, एक सिरा व्यास का ये रहा और दूसरा सिरा व्यास का ये रहा, इन पे मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। ये पहली स्पर्श रेखा होगी मेरी और ये मेरी दूसरी स्पर्श रेखा होगी। मान लीजिए कि ये इसको यहाँ पे छू के जा रही है, इसको यहाँ पे छू के जा रही है, ठीक है, लग तो नहीं रही पर मान लीजिए आप लोग। तो ये मान लिया ए पॉइंट, ये मान लिया मैंने बी पॉइंट, ये मेरा सेंटर हो गया। अब मुझे ये दिखाना है कि दो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, एक लाइन है मेरी सी डी, दूसरी लाइन है मेरी ई एफ, ठीक है। मुझे ये दिखाना है यहाँ पे, मान के चल दिया हूँ मैं कि माना कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ दे रखा है आपका, ठीक है, और इसके ए व बी जो भी व्यास है आपका ए बी, उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं मैंने, कौन कौन सी, सी डी व ई एफ हैं, ठीक है। आपको दिखाना क्या है, यानी कि सिद्ध जो करना है आपको, सिद्ध करना है, चलिए इसको ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, आपको सिद्ध करना है टू शो कि ये जो दोनों लाइंस हैं आपकी एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि सी डी समांतर है आपके ई एफ के, ठीक है, ये सिद्ध करना है आपको। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति कैसे करेंगे, देखिए आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सोचना है इसमें। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, एक प्रमेय आपने पढ़ी है, प्रमेय का स्टेटमेंट ये है, जब हम स्पर्श रेखाएं पढ़ते हैं किसी वृत्त की, तो प्रमेय ये कहती है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा त्रिज्या पे लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त की त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर, उस पर हमेशा लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसकी त्रिज्या से। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ओ ए एक त्रिज्या है आपकी, ओ बी भी एक त्रिज्या है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो इस थ्योरम के अनुसार हमारे ये कहेगी कि ये जो लाइन है ये इस पर लंब होगी, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बन जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो गया और ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो गया। बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या किस किस तरीके का बन रहा है ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये वाली लाइन तो है आपकी सी डी लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन है आपकी ई एफ लाइन, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, ई एफ लाइन। और ये वाली जो लाइन है ये इसको इस तरीके से व्यास वाली लाइन है, जो कि ये ए बिंदु और दूसरी बी बिंदु है, ये उसको काट रहा है। ये मैंने इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से कर दिया है ये, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको बहुत सारे एंगल मिल गए यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, 9th में आपने पढ़ा है कि जब ए बी, यहाँ पे सी डी और ई एफ तो दो रेखाएं हो गई, और ए बी इनकी त्रियक रेखा नहीं दिख रही है आपको, त्रियक रेखा मतलब दोनों रेखाओं को काट रही है ना, इसको ए बी पे ए पे काट रही है, इसको बी पे काट रही है। तो जब त्रियक रेखा काट रही है, यहाँ पे मैं प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, तो ये वाला एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में कुछ रिलेशन पढ़ा था आपने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुछ रिलेशन पढ़ा था आपने, याद है? नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे आपके, जो ये अंदर वाले एंगल रहेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अगर अंदर की तरफ बने तो इनको एक्चुअल में अंतः एकांतर कोण कहा जाता है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी, अल्टरनेट एंगल्स। अब ध्यान से देखिए, ये वाला इसके अल्टरनेट बनेगा और ये वाला इसके अल्टरनेट बनेगा। अब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इधर ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे जो एकांतर अंतःकोण हैं, एकांतर अंतःकोण वो एक दूसरे के बराबर हैं,
और आपने पढ़ा होगा कि अगर एकांतर अंत्यकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं तो लाइंस जो होती हैं आपकी वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, ये एकांतर कोण से भी संबंधित पढ़ा होगा और आपने पढ़ा होगा संगत कोण से भी संबंधित। संगत कोण, अगर संगत कोण बराबर हैं तो लाइन भी समांतर होती हैं, संगत कोण अगर एक दूसरे के बराबर हैं, और अगर एकांतर कोण भी बराबर हैं तो भी लाइन एक दूसरे के कैसी होती हैं, समांतर। तो कॉन्सेप्ट ये है आपका इस क्वेश्चन का। तो आपको बस ये लिख देना है उपपत्ति में, सबसे पहले तो ये प्रमेय का स्टेटमेंट डाल देना है, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जो भी वृत्त की त्रिज्या है उस पर लंब होती है, ये स्टेटमेंट डाल देना है आपको। तो जैसी लंब हो गई तो इसलिए ये वाला एंगल जो बनेगा ये क्या बनेगा, ओ ए सी बनेगा। एंगल ओ ए सी बराबर 90 डिग्री बराबर एंगल ओ ए डी। ठीक है, सिमिलरली एंगल, ये वाला एंगल जो बनेगा ओ बी ई बनेगा, ओ बी ई बराबर 90 डिग्री बराबर एंगल ओ बी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला एंगल एक दूसरे के एकांतर अंत्यकोण जो कि बराबर हैं, और ये वाला एंगल एक दूसरे के एकांतर अंत्यकोण जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे अब एकांतर अंत्यकोण बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण बराबर, और जैसे एकांतर कोण बराबर हुए तो लाइन आपकी ई एफ समांतर आ जाएगी किसके, सी टी के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। इसका सिर्फ एक ही, मोस्टली इसमें एक चीज़ लगी हुई है कि जो भी स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे हमेशा लंब होती है, और उसके बाद हमने सिंपल एकांतर कोणों का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है, उसके थ्रू मेरे दोनों ही लाइन्स एक दूसरे के समांतर हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं इसी वीडियो को फिलहाल यहीं स्टॉप कर रहा हूँ इस सॉल्यूशंस को। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को मैं अब नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा आपको। ठीक है, क्योंकि वीडियो कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा समय लग जा रहा है वीडियो को। चलिए, इसके 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इनको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए इसी पार्ट्स को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आप लोग इसको कंप्लीटली देखिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, और थोड़ा सा फीडबैक दीजिए वीडियो का कि अगर थोड़ी सी स्पीड वगैरह कैसी है। वैसे तो सॉल्यूशंस ठीक है इसका, कोई ज़्यादा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आपको मैं प्योरली कॉन्सेप्ट बताऊं, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको सारे क्वेश्चंस का, इसीलिए थोड़ा समय भी लग रहा है हमें। इस मॉडल पेपर में समय लगेगा, बाकी नेक्स्ट वाले में ज़्यादा समय लगेगा नहीं हमें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट होंगे, तो कॉन्सेप्ट बताने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे जल्दी ही, मे बी कल ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू।